हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एवं मस्त होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों को देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। पिछली क्लास में मैंने परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताया था। क्या बताया था? परिमेय और अपरिमेय के बारे में। तो अब देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न जो है अपने चैप्टर में, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न क्वेश्चन 1 का पहला ये जो प्रश्न है कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये सत्य है या असत्य? देखिए, वास्तविक संख्या मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। यानी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर के बना है। अब फिर से पढ़िए प्रश्न को। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। यानी जितना भी अपरिमेय होगा वो वास्तविक संख्या होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि वास्तविक संख्या के परिवार में ही अपरिमेय संख्या है। तो जितना भी अपरिमेय संख्या होगा वो सब क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। तो इस तरह से ये क्या है? कथन सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। क्या आपको समझ में आया कि वास्तविक संख्या के परिवार में परिमेय और अपरिमेय संख्या है, और जितना अपरिमेय संख्या होगा इसका मतलब सब वास्तविक संख्या होगा। और यही तो यहां कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या सोचना। तो ये कथन क्या होगा? सत्य होगा। तो कैसे लिखेंगे? लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय कारण में लिख देंगे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के परिवार का सदस्य है। परिवार का सदस्य है। जब सदस्य है तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। पर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के परिवार का सदस्य है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। कहीं से कोई समझने में दिक्कत? जैसे समझ लीजिए कि एक बाबूजी हैं, परिवार में एक पिताजी हैं, पिताजी के 4 बच्चे हैं। तो चारों बच्चे पापा के जितने भी प्रॉपर्टी है सारे में हिस्सेदार है ना।
बात समझ में आई? तो यह जो अपरिमेय संख्या है, तो इस अपरिमेय संख्या में यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो जिस तरह से बेटा जो है, प्रत्येक बेटा इस पापा का पुत्र है, प्रत्येक बेटा इस पापा का पुत्र है, तो उसी तरह से प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। बस सिंपल। तो चलिए इससे अगला प्रश्न पर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पर दो चीज आया, एक आया संख्या रेखा और दूसरा आया प्राकृत संख्या। सबसे पहले देखते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या है? संख्या रेखा, संख्या रेखा अगर आप लोग को पता होगा तो इस तरह से बनता है, बीच में 0, इधर 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 पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, और ठीक इस तरह से -1 -2 -3, इधर -4, इधर -5, इस तरह से। यानी ये आपका संख्या रेखा है। और प्राकृत संख्या क्या है? तो गिनती की संख्या, यानी प्राकृत संख्या हो गया गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या, गिनती की संख्या क्या हो गया? 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये सब जितना डॉटेड है ये सभी क्या है? बिंदु है। इस पर बहुत सारे बिंदु हैं, तो मैंने ये मोटा मोटी पॉइंट दिखाया है कि प्रत्येक बिंदु, ये सारे बिंदु को मैंने यहाँ थोड़ा सा डॉटेड दिखाया है। तो प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, यानी जितना भी यहाँ पर है, यानी 1 है तो √1, 2 है तो √2, 3 है तो √3, इस तरह से रूट m के रूप का होता है। m जहाँ प्राकृत संख्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या क्या है? ये जो आप दिखा, इस प्रश्न के अनुसार m क्या होगा? 1 2 3 4 5, इस तरह से। यानी m प्राकृत संख्या है, मतलब m बराबर 1 2 3 4 5, यानी डॉट डॉट, यानी प्राकृत संख्या में 1 से आगे, यानी गिनती की संख्या 1 से शुरू हुई तो m क्या हो गया? 1 2 3 4 5, यानी आगे बढ़ता चला गया। तो इस तरह से इसको कहता है कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, यानी यह न m नहीं, प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का, यानी √1 √2 √3। क्या ये सही है? चलो मान लेते हैं इधर सही भी हो जाएगा। प्राकृत संख्या है, √1 √2 √3 आगे हो भी सकता, लेकिन इधर का क्या जो निगेटिव है? प्राकृत संख्या तो निगेटिव है ही नहीं, तो इधर का क्या? मतलब ये निगेटिव तो है नहीं, और हमारा प्राकृत संख्या क्या है? पॉजिटिव में है, 1 2 3 4 5 है। तो क्या कभी भी इस प्राकृत संख्या का वर्गमूल निगेटिव होगा? नहीं होगा। क्या इस प्राकृत संख्या जो 1 2 3 4 5 है, इसका वर्गमूल कभी भी -1 का वर्गमूल कभी -1 होगा? क्योंकि एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में है। अगर यही कोई दूसरी संख्या होती तो सोचा जा सकता था, लेकिन प्राकृत संख्या का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। अब ऋणात्मक की ही चर्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि संख्या रेखा की बात की गई है यहाँ पर। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, इधर तो चलो ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन इस तरफ ये निगेटिव संभव
नहीं है, निगेटिव संभव नहीं है। तो पहले इसको समझ लीजिए। तो इसका हल क्या होगा? सबसे पहले तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। बात समझ में आई? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य। यानी इस तरफ का चीज तो आप कह सकते हैं कि हो भी सकता है, लेकिन इधर निगेटिव, तो प्राकृत संख्या कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो इसके उत्तर में लिख लीजिएगा कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। ऋणात्मक संख्या जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट 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 भी है। संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4 भी है। ठीक है। और किसी भी प्राकृत संख्या का, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक मतलब ये निगेटिव साइन, ये जो चिन्ह है माइनस का, बस यही ऋणात्मक मतलब निगेटिव साइन। तो प्राकृत संख्या का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। उत्तर क्या होगा? औसत। अरे इधर वाले सुनो, जीरो से इधर यानी 1 2 3 4 थोड़ा देर के लिए मान भी लेते हैं कि ये होगा और होगा भी, लेकिन इधर के लिए क्या, माइनस, तो प्राकृत संख्या कभी निगेटिव होता ही नहीं है, तो इसका वर्गमूल कैसे निगेटिव हो जाएगा? बात समझ में आई? प्राकृत संख्या का वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? उत्तर लिख लीजिए, स्पष्ट है, असत्य। उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य। अब क्यों होगा? क्योंकि वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या, पहले क्वेश्चन में भी बताया था, वास्तविक संख्या के दो पुत्र परिमेय मान लेते, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय। और कहता है वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। सिर्फ अपरिमेय कैसे हो सकता है? वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, इधर वाला टर्म कहाँ जाएगा जी? जो परिभाषा कहता है वास्तविक संख्या का कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों है, और यहाँ कह रहा है कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए, एक पुत्र को छोड़ दिया, ये जो परिमेय संख्या नामक पुत्र है इसको छोड़ दिया क्या? नहीं ना। तो ये कथन असत्य होगा। ये कथन क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों का समूह है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों का समूह है, है।
कहने का मतलब है कि वास्तविक संख्या में दो चीज़ परिमेय और अपरिमेय, इसलिए यह कथन गलत है। एक ही कहना गलत है। ठीक, तो चलिए नोट कीजिए इसको। तो चलिए अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब देखिए क्या कहता है कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक है, जैसे धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक का क्या मतलब हो गया, लोग यहीं पे इस छोटे छोटे टर्म को नहीं समझते हैं। धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 यानी जो प्लस में है, इस तरह से ये आपका क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। तो जो पूर्ण अंक है पूर्णांक, और धनात्मक मतलब पॉजिटिव साइन, यानी उसमें कोई निगेटिविटी नहीं है, निगेटिव साइन नहीं है। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब इसका कहना है कि इसका वर्गमूल यानी √1, √2, √3, √4, √5, क्या इन सब का वर्गमूल जो है अपरिमेय होता है? अगर यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो देखिए, एक हो गया, 1/1 लिख सकते हैं। चलिए इस 2 को देखेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 1.414 और आगे बढ़ता है 1.732, फिर इससे आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर √4 का देखेंगे, √1 का वर्गमूल हम लोग 1 निकालते हैं, √2 में 1.414 और आगे बढ़ता चला जाता है। √3 का देखेंगे 1.732, उसके आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन √4 में देखिए फिर ये 2 आ जाता है। तो यहाँ पर एक ये दोनों तो आगे कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है, तो ये दोनों अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन ये और ये तो √4 है। √4 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये आता है 2, और इस 2 को हम 2/1 तो लिख ही सकते हैं, यानी P/Q के रूप में तो आ ही गया। ठीक है, ये P/Q के रूप में आ गया, मतलब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो इसका जवाब क्या होगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक आपका ये है और इसका वर्गमूल यानी इसका आप वर्गमूल देखिएगा तो क्या हो गया, √1, √2, √3, √4, √5, आगे बढ़ते चले जाइए, √6, √7, √8, आगे बढ़ते चले जाइए, √9, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब इसको हम देखते हैं तो √1 का वर्गमूल निकाला 1, 2 का चलो ये अपरिमेय नहीं निकला पूरी तरह से, अपरिमेय, 3 का नहीं निकला पूरी तरह से, अपरिमेय, लेकिन √4 में देखिए 2 पूरी तरह से कट गया, यानी ये 2 है। तो 2 तो परिमेय संख्या हो सकता है, 2 को तो हम 2/1 लिख ही सकते हैं, और ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो ये कहना बिल्कुल गलत हो गया कि अपरिमेय संख्या है। तो इसका एक उत्तर तो हो जाएगा नहीं। क्या उत्तर हो जाएगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, ये उत्तर हो गया नहीं। अब कहता है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो देखिए ना, 4 है ना यहाँ पर, फिर इसके आगे चलिए 9, √9, 3 को 3/1 लिख ही सकते हैं, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। फिर इसके आगे चलिएगा 16, 4 को 4/1 तो लिख ही सकते हैं, क्या हो गया,
परिमेय, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। और ये क्या है? परिमेय संख्या। हाँ, ये दोनों अपरिमेय संख्या है। देखिए शुरू से आप देखेंगे तो अपरिमेय संख्या अगर देखिएगा तो अपरिमेय में अपने लोग को √2, √3, √5, √6, √7 ये सब जो है पूरी तरह से अपरिमेय है। और एक आप जो कंफ्यूज होते होंगे पाई, ये पाई भी क्या है? इसको पाई कहते हैं। ये भी अपरिमेय संख्या है। और आगे बढ़ते चले तो ये आपको कॉमन क्वेश्चन है, √3, √2, √3, √5, √7 पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इससे आगे अगला क्वेश्चन है अपना, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब सबसे पहले संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हमको थोड़ा सा संख्या रेखा का नॉलेज भी होना चाहिए। तो संख्या रेखा का नॉलेज क्या कहता है उसको ध्यान से देखिए। ये एक संख्या रेखा, इस पर हमने यहाँ पर मिड को 0 माना, इधर √5 है ना, इतना दूर को हमने 1 यूनिट माना, यानी इतना दूर को 1 यूनिट, और यहाँ पर 2 यूनिट। √5 दिखाना है, यहाँ पर ले लेते हैं -1 और यहाँ पर -2, यानी जो डिस्टेंस है वो सेम रखना है। ठीक है। अब ये आपका संख्या रेखा है। ये क्या है? संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा पर अपने को √5 दिखाना है। अपने को क्या दिखाना है? √5। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, √5 दिखाना है ना, इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ज़रूरत पड़ेगी? पाइथागोरस प्रमेय की। थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय। यह प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो भी बनेगा तो इसका आधार ये है। अब ये होगा लंब, क्योंकि लंब 90 डिग्री पे होता है। तो देखिए अब हमको √5 यहाँ पुराना है हर हाल में। √5 की डिमांड कर रहा है ना यहाँ पे, कर्ण हमको √5 पुराना। तो लंब और आधार दो चीज यहां पर है, इस दोनों को देखने की बात कहते हैं। अगर हम ये 2 यूनिट आधार में ले लें, लंब हमेशा 1 रखते हैं, और 2 यूनिट आधार में ले लें यहां से यहां तक, तो यहां पर 90 डिग्री आप चांद की सहायता से बना लेंगे। ऐसे करके 1 यूनिट इतना है तो इतना ही आप अपना 1 यूनिट ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए, लंब अगर आपने 1 यूनिट लिया तो 1 का स्क्वायर, आधार आपने 2 यूनिट लिया तो 2 का स्क्वायर, 1 + 4, सॉरी कर्ण स्क्वायर है ना, तो √5 हमको लाना है। यहाँ पर 1 मिनट इसको मिटा करके थोड़ा सा सुधार लीजिए। 5 लाना है तो कर्ण स्क्वायर 5 पुरना चाहिए। √5 है तो इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो आप देखिए कि कर्ण
एक मिनट, थोड़ा सा और इसको सुधार ही कर लीजिए जो दिक्कत ना हो। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? लंब अगर हमने एक लिया, आधार एक का स्क्वायर होगा, और आधार हमने ले लिया दो, ये एक यूनिट ये एक यूनिट ये, यानी यहाँ से यहाँ तक दो, तो 2 यूनिट हो गया। अब देखिए क्या होगा, एक का स्क्वायर एक और 2 का स्क्वायर 4, यानी ये √5 पड़ गया। ठीक इसी तरीके से ये √5 आ गया, तो लंब हमने लिया है एक, तो यहाँ एक दे दिया, और आधार हमने ले लिया 2 यूनिट, तो यहाँ 1 यूनिट यहाँ, और एक से एक यहाँ पर आप 2 यूनिट है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको यहाँ मिला दीजिए, मिल गया। ये आपने ले लिया 2 यूनिट, ये हो गया लंब 1 यूनिट, तो 2 यूनिट ये यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट ये। ठीक है, तो ये क्या होगा, √5। ध्यान से देखिए, ये 2 है तो 2 दूनी 4, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और ये निकला क्या, कर्ण, यानी ये अगर 90 डिग्री बना के चलते हैं, ये वाला 90 डिग्री, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो √5 आ गया ना। अब यहाँ से एक प्रकार लेंगे जिसको हम लोग एक सुइया भी कहते हैं, तो यहाँ से ऐसे बिठाएंगे, ऐसे होता है ना, ऐसे करने वाला, तो इसको जो है यहाँ पर एक पॉइंट रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, और इस तरह से जैसे नीचे आ गया तो ये संख्या पर √5 दिखाएगा, और ये संख्या रेखा पर क्या दिखाएगा, यही √5 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये √5, ये जो कर्ण है ट्रायंगल का, ये कर्ण है, और यहाँ से एक प्रकार यहाँ पे रखना है, और एक यहाँ पे पेंसिल वाला नोक रखना है। सुई वाला नोक यहाँ रखना है और पेंसिल वाला नोक यहाँ रखना है, और इसको ऐसे घुमा देना है, तो ये जो पॉइंट आया संख्या रेखा पर, यही पॉइंट क्या है अपना, √5, जो ये है। तो देखिए √5 किस प्रकार से निरूपित करते हैं, पता चल गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, इस पर 2 यूनिट नाप लेंगे, लंब को 1 यूनिट रखेंगे। सबसे पहले 2 यूनिट बेस ले लेंगे, आधार ले लेंगे, 1 यूनिट लंब ले लेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम देख लेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, और कर्ण स्क्वायर यानी ये स्क्वायर हटा देंगे तो इधर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का √ आ गया। अब लंब हमने 1 यूनिट लिया है, यह 1 यूनिट लंब है, और यह जो 2 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, ये 0 से लेकर के, और ये वाला पॉइंट जो है ये आपका 2 यूनिट, ध्यान से देखिए 2 यूनिट बेस हो गया। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से आप इसको निकाल करके और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, और ये जो रेखा है ये 90 डिग्री चांद यानी प्रोटेक्टर की सहायता से आप बना लेंगे। प्रोटेक्टर की सहायता से 90 डिग्री बना लेंगे, यानी ये समकोण त्रिभुज हो गया। पाइथागोरस प्रमेय किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में, यानी कहीं ना कहीं हमको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज बनाना होगा।
तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए ये 2 यूनिट लिया हमने, यहाँ से यहाँ पर प्रोटेक्टर की सहायता से, या जिसको चांद कहते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, चांद की सहायता से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 1 यूनिट काट लेंगे। यह 1 यूनिट है, यह 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट इसके बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ काट लेंगे। यह 2 यूनिट है। अब क्या होगा कि इससे हम देख रहे हैं कि लंब 1 आधार 2 यूनिट मिलकर के 1 और 4 5 हो जा रहा है। यानी ये जो हमारा कर्ण आएगा, ये क्या है, कर्ण आएगा, यह √5 हो गया। और इसी को हम लोग एक सुइया जिसको आप कहते हैं या प्रकार की सहायता से आप एक सुई का नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाला नोक यहाँ रखेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे यहाँ पर, ये पॉइंट संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर ये बिंदु आ जाए यही आपका √5 है। और ठीक इसी तरीके से हम √5 को निरूपित करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से एक आध बार देख लेंगे, बहुत इजी है, कोई मेहनत नहीं है, कोई आपको मेहनत मशक्क़त ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज बनाना है, पाइथागोरस त्रिक लगाना है, और ये पाइथागोरस अगर लगा लिए तो उसमें लंब को हमेशा 1 रखना है और जो भी बढ़ना है आधार में बढ़ना है। एक बार और, लंब हमेशा क्या रखना है, लंब हमेशा 1 यूनिट ही रखना है, 1 यूनिट ही रखना है। इस तरह के प्रश्न को अगर हम बना रहे हैं तो लंब हमेशा क्या रखेंगे, 1 यूनिट ही रखेंगे। और ये जो है यानी लंब ये वाला पार्ट और ये आधार है। तो इस तरह से प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इससे आगे अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन कहता है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना, ठीक है। तो मतलब एक वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है, किससे, तो प्राकृत संख्या है और उसका वर्गमूल √2, √3, √4, √5, ये एक सर्किल की सर्पिल आकार की रचना करना है। कैसे करेंगे तो आप पुस्तक में देखेंगे और आप देखें कि किस तरह से किया जाता है। तो आपके पुस्तक में एक बनाया हुआ है पॉइंट, देखिए यहाँ पर कि एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर नीचे में सबसे नीचे एक पॉइंट ले लेते और इसको O माना। अब यहाँ पर कहता है कि √2, √3 कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से एक लाइन ले लीजिए। देखिए यहाँ पर मेरा हाथ थोड़ा सा इधर उधर भाग जा रहा है, एक सीधी रेखा लेनी है। ज़्यादा टेढ़ा तो नहीं हो गया, हो गया ज़्यादा टेढ़ा, चलिए हाँ ठीक है। यहाँ से एक हमने सीधी रेखा ले लिया। अब यहाँ पर क्या करना है कि 90 डिग्री का एंगल बना देना। किसकी सहायता से, इंस्ट्रूमेंट की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये यहाँ पर देखिए, जिसमें एक के बाद एक समकोण त्रिभुज बनाकर लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल, मतलब ये वर्गमूल सर्पिल है क्या, तो यह एक ऐसी ज्यामितीय रचना है जिसमें एक के बाद एक समकोण त्रिभुज बना करके लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल जैसे √2, √3, √5 की लंबाई प्राप्त की जाती है। यह पूरी तरह से पाइथागोरस प्रमेय पर काम करता है। बस इतना चीज़ है। तो हमने एक बेस ले लिया, जैसा कि संख्या रेखा पर लिया करते थे, इस तरह से इस पर 90 डिग्री एंगल बनाते थे और ये समकोण त्रिभुज बना, जैसे 1 यूनिट 1 यूनिट, तो ये √2 बन गया। और संख्या रेखा पर यहाँ से ऐसे प्रकार रखते थे और ऐसे करके खींच देते थे, तो ये √2 दिख गया। कहने का मतलब कुछ इसी तरह का वर्क यहाँ करना है। ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। अब इस तरह से 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये,
बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। अब ये यहाँ मिल गया ऐसे, तो एक यूनिट ये, एक यूनिट ये। तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज ये हो गया, समकोण यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और इसको अगर आप निकालिएगा तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब एक एक है तो लंब एक आधार एक क्या हो गया, रूट अंडर 2। तो ये जो कर्ण आपका आ गया ये रूट 2 आ गया। ये देखिए तो रूट 2 आपको दिख गया, यही रूट 2 है ना, ये रूट 2 आपको दिख गया। अब यहाँ से इस पर आप फिर एक 90 डिग्री का एंगल बनाइए। क्या करना है, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये वाला कर्ण बन गया। अब यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये लाइन ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनेगा कुछ इस तरीके से, और ये लाइन ऐसे सीधा जाएगा। इसको एक यूनिट में ले चलिए आप, जितना ये है एक यूनिट, ठीक यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट मान लीजिए हो गया। ये क्या है, एक यूनिट। अब एक यूनिट ये, और ये रूट 2 है, ये लंब और ये बेस इसके लिए। तो ये यहाँ से अगर मिलता है ऐसे, ठीक है, ये कितना होगा, ये तो एक यूनिट है, ये रूट 2 है, तो ये कर्ण कितना निकल जाएगा इसके लिए देखिए। इसके बाद अब इसके लिए चलिए, ये था यहाँ पर, ये P वाला ट्रायंगल था, अब ये Q वाला ट्रायंगल है, इसको हम Q ले लेते हैं, इसका नाम पूरे P रख देते हैं, ये पूरा Q है। तो यहाँ पर देखिए कि इस वाले पार्ट में एक यूनिट ये, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, कर्ण होगा ना यहाँ पे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना है देखिए तो रूट 2 का स्क्वायर, अब प्लस आधार एक यूनिट यहाँ है, एक का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और एक का स्क्वायर 1, और इस पूरे का रूट, यानी ये कितना आ गया रूट 3, यानी ये अपना क्या हो गया रूट 3 कर्ण। अब फिर यहाँ पर क्या करना है, 90 बनाना है, ऐसे खींचना है, और ये एक यूनिट हो गया, इसको फिर मिला देना है यहाँ पर। तो ये एक यूनिट, ये रूट 3, ये कितना होगा रूट 3 और 1, तो देखिए रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3 + 1, यानी रूट 4। तो ये रूट 4 यानी 2 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया। अब इसके आगे यहाँ पे फिर 90 बनाइए। अब देखिए फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए, क्या बनता चला जा रहा है, ये फिर एक यूनिट हो गया, और ये 2। फिर यहाँ देखिए कर्ण स्क्वायर, और यहाँ पर फिर कर्ण लिखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए अब कर्ण बराबर, अब ये 2 लंब स्क्वायर और जोड़ आधार एक यूनिट, ये एक स्क्वायर, 4 + 1 बराबर रूट 5। तो इस तरह से ये क्या आ गया रूट 5, ठीक है। तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। यानी इसमें क्या देखा आपने, एक समकोण यहाँ, दूसरा समकोण यहाँ, तीसरा समकोण यहाँ, चौथा समकोण यहाँ। हम कर क्या रहे हैं, एक के बाद एक समकोण बनाकर लगातार प्राकृत संख्या के वर्गमूल जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5
की लंबाई प्राप्त कर रहे हैं या की जाती है। यह पूरी तरह से पाइथागोरस प्रमेय पर काम करता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या फिर ये भी कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इस तरह से अपना प्रश्नावली 1.2 समाप्त होता है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर लगेगा क्योंकि ये उतना आप लोग के इंटरेस्ट में नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया हो। मैंने कोशिश किया है धीरे धीरे बताने का, और जहाँ पे दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हैं। और एक बात और, कहते हैं मेहनत करने से कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए। तो आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। इसलिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।